मेरा नाम प्रकाश वीर है। मैं बेसिकली मेडिकल लैब टेक्नीशियन हुआ करता था इस बिजनेस में आने से पहले, और कभी जॉब नहीं किया मैंने, पढ़ाई खत्म ही की थी और इनफैक्ट पूरी नहीं की थी, उसी दौरान ये बिजनेस मिल गया था और पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था। और स्टार्ट करने के पीछे ये रीजन नहीं था कि हम इतने बड़े बिजनेस को समझ गए थे, हमें तो पता भी नहीं था ये इतना बड़ा बिजनेस है। हमने स्टार्ट सिर्फ इसलिए कर दिया था कि बहुत सारे लोग करते हुए नजर आ रहे थे और उन करने वाले लोगों में दुनिया के हर प्रोफाइल के लोग थे। जो हमसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी थे, हमसे कम पढ़े लिखे लोग भी थे, हमसे ज्यादा क्वालिफाइड, हमसे ज्यादा पैसे वाले, और हर प्रोफाइल के लोग थे। और मैं जिनसे सबसे ज्यादा इंस्पायर हुआ था वो एक आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट थे। और उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था 1992 में। और जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब वो और उनकी वाइफ दोनों यूएसए में वेल सेटल्ड लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे थे। और दे आर आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट एंड उनका जो सैलरी पैकेज था वो 2.5 लाख डॉलर था। और मेरे लिए ये मिसमराइजिंग जैसा था कि यार कोई आदमी अगर 2.5 लाख डॉलर, मैंने कैलकुलेट करके देखा तो उस टाइम पे 40-45 रुपए के आसपास का डॉलर हुआ करता था, तो 1.25 करोड़ रुपए साल के बना रहे थे ये 1992 में। और ना केवल ये बना रहे थे बल्कि ये कोई ऐसे नहीं थे कि जिनको कोई बहका सकता हो। ये आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टाइल ब्रेन माना जाता है आईआईटियंस का। और वो यूएस में जाके सेटल्ड हैं, ग्रीन कार्ड है एंड इतने बड़े सैलरी पैकेज पे हैं। इसके बावजूद वो ना केवल इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं बल्कि इस बिजनेस के द्वारा एक ऐसा मुकाम हासिल करते हैं कि वो रिटायर हो जाते हैं। एंड दे रिटायर्ड बिलो द एज ऑफ 37-38। और ये मेरे लिए बड़ी बात थी कि कोई बंदा यूएस जाता है, इतना बड़ा पैकेज लेता है, इतना बड़ा सैलरी पैकेज होता है उनका, और इसके बावजूद वो इस बिजनेस को करते हैं जिस बिजनेस में मैं तो सिर्फ 40-45 हजार की इनकम के लिए आया हूँ, महीने की इनकम। वो तो ऑलरेडी 40 हजार रुपये रोज का बना रहे थे आज से 8 साल पहले। आई एम टॉकिंग अबाउट 2000। सो उसी साल वो रिटायर हुए थे, उसी साल वो डायमंड हुए थे और उसी साल उन्होंने जॉब छोड़ा था। तो ना केवल वो इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं बल्कि वो इस बिजनेस की बदौलत ऐसा अचीवमेंट ले लेते हैं और ऐसे एसेट बना लेते हैं जिनकी वजह से वो अपने जॉब को छोड़ देते हैं। एंड ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और उसके बाद फिर हमने जो हमारे अपलाइन हैं उनका एक टीम मीटिंग अटेंड किया, और उस टीम मीटिंग में वो भी हमारे लिए एक ड्रीम वर्ड था वो सारा। मैं एक्चुअली गांव में रहता था और हमारा गांव भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, भरतपुर भी एक बड़ा गांव ही है, छोटा सा जिला है, और उससे भी 25 किलोमीटर दूर हमारा गांव हुआ करता था, आज भी है। एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ छोटा सा गांव है। और उस जगह कोई गवर्नमेंट व्हीकल आज भी नहीं जाता। यानी वो उससे जो नियरेस्ट कस्बा है वो 8 किलोमीटर है, और वहां से 8 किलोमीटर जाने के लिए कोई भी ऑथेंटिक व्हीकल अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे सब जुगाड़ चलते हैं, आपने शायद नहीं देखे होंगे। तो जिनमें जो इंजन होता है ना उसको कस लेते हैं और पहिए लगा के चला देते हैं, बस वो जुगाड़ होता है, वो चला करते थे। और हम वहाँ पे सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे थे, पढ़ रहे थे। और हमारा तो ज़्यादा एज भी नहीं था उस टाइम पर। आई एम 18.5 ईयर ओल्ड दैट टाइम। एंड कोई एक्सपोजर नहीं था बाहर का, कोई हमें जानता नहीं था, हम किन्हीं को जानते नहीं थे, ज़्यादा कुछ दुनिया हमने देखी नहीं थी। लेकिन जब दिल्ली में गए थे तो वो मेरे लिए पहली मीटिंग थी, जो एक बड़ी टीम मीटिंग मैंने देखी थी। उससे पहले हमने सुगीत अजवानी जी को और काजल अजवानी जी को सुना था। और उसके बाद वो टीम मीटिंग देखी तो उस टीम मीटिंग में ताल कटोरा स्टेडियम था, खचाखच भरा हुआ था, खड़े होने को जगह नहीं थी, 100 रुपीज का टिकट था। हमने कहा यार जो पॉलिटिकल नेता लोग होते हैं वो तो पैसा देते हैं उल्टा आने के, वहां पे इतनी भीड़ नहीं होती। यहाँ पे लोग 100 रुपए का पैसा दे के आए हुए हैं, खड़े होने को जगह नहीं है, इसका मतलब कुछ तो बड़ा है। और अंदर से लग रहा था कि ये बिजनेस 2 साल पहले इंडिया में आ गया था, मुझे 2 साल पहले क्यों नहीं पता चला, मैं तो 2 साल लेट हो गया, मुझे ऐसा अंदर से लग रहा था। और वहां जब देखा तो न्यू प्लैटिनम को, प्लैटिनम जो ट्रिप मिलता है, उस ट्रिप के बाद कुछ 2-3 नए प्लैटिनम थे और वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे थे वहां पे। तो इरोज इंटरकॉन्टिनेंटल है वहाँ पे दिल्ली के अंदर, उसमें वहां वो होके आए थे। तो जब उसके बारे में उन्होंने बताया तो मुझे लगा ऐसी भी कोई दुनिया होती है क्या, इस तरह का भी कुछ होता है क्या। सो हमारे लिए सब कुछ बड़ा नया था। और हमने फिर डिसाइड किया कि वहाँ पे जब इतने सारे लोगों को मिल लिए, एंड कांति एंड लता गाला जी को भी सुना हमने, वो भी एक टीम मीटिंग का टाइप का था कुछ, उसमें कांति लता भी थे, कुलीन देसाई जी थे, सुगीत एंड काजल अजवानी थे। इस तरह के जो लोग थे उनको सुनने के बाद हमें लगा कि लाइफ का कुछ इतना बड़ा मिल गया है, जैसे किसी को जीते जी स्वर्ग मिल गया हो। हमें कुछ बहुत बड़ा लगता मिलता हुआ नजर आया और हमने जस्ट डिसाइड कर लिया वहीं पे कि अब हम यही बिजनेस करेंगे। बहुत एक्साइटेड हुए और घर आके जब हमने फादर को बोला कि हम एक बहुत बड़ा बिजनेस करने वाले हैं,
तो फादर को लगा पता नहीं ये बर्बाद करने वाला है और इस तरह की कोई चीजें चलती नहीं है। हमने जितना उनको समझाया जा सकता था समझाया, लेकिन उन्होंने हमारी हर समझ को अपोजिट कर दिया और रिजेक्ट कर दिया और फरमान जारी कर दिया कि इस लड़के को कल से एक नया पैसा नहीं मिलेगा और ये घर से कहीं नहीं जाएगा और ये कोई बिजनेस नहीं करेगा, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेगा और जॉब करेगा। अब जब पैसा नहीं मिलेगा, उस टाइम पर 5-7 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट होता था बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, और उस टाइम पे 5-7 हज़ार रुपये की बड़ी इनकम होती थी। तो जब घर वालों ने मना कर दिया तो हमने इधर उधर ट्राई करना शुरू किया। हमें लगा कि पहले ना हम 5-6 लोग बना लेते हैं, जब ये लोग बन जाएंगे तो घर वालों को भी भरोसा आ जाएगा कि हमारा बिजनेस चल गया। हम लोगों को बनाने चल दिए और हम प्लान क्या दिखाते थे, ये कंपनी आई है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सॉलिड प्रोडक्ट है। वापिस ही हमें कुछ नहीं पता था, प्रोडक्ट भी नहीं पता था हमें, हमारी तो किट आई नहीं थी ना, हमें देखा ही नहीं था कुछ। बहुत बढ़िया कंपनी है और उसमें बस 9 लोगों को बनाना होता है और वो और 9 को बनाएंगे। ये मैं हूँ, ये तुम आ जाओगे, तुम जैसे 9 आ जाएंगे और ये हो जाएंगे और मैं 50,000 रुपये कमाऊंगा। तो हम प्लान भी बिल्कुल उल्टा दिखा रहे थे। तो लोग कहते कि तेरे को 50,000 आएंगे तो हम क्यों ज्वाइन करें। फाइनली जितने भी नजदीकी लोग थे मिलने वाले थे, उन्होंने भी मना कर दिया कि सब बकवास है, ये सब चीजें चलती नहीं है एंड हम कोई बिजनेस नहीं करने वाले हैं। जब उन्होंने भी मना कर दिया तो मुझे लगा कि अब तो हमने गलत जगह हाथ डाल दिया है। लेकिन अब चैलेंज ये हो गया कि जब जिस किसी को हम प्लान दिखाते थे तो प्लान के एंड में हम एक बात करते थे, ये वो बिजनेस है जिस बिजनेस से ना मैं 1 साल के अंदर अपनी कार लेके आऊंगा। उस टाइम पे कार बड़ी चीज थी हमारे यहाँ। ये वो बिजनेस है जिससे ना मैं 2 साल के अंदर अंदर विदेश यात्राएं लेने लग जाऊंगा। ये वो बिजनेस है जिस बिजनेस से ना मैं 2 साल के 3 साल के अंदर अपना घर बना लूंगा शहर के अंदर। जब हम लोगों को ये बातें करते थे तो लोग बिजनेस तो ज्वाइन नहीं करते थे, लेकिन 10 दिन बाद ही बोलने लग जाते थे, और भाई तेरी कार का क्या हुआ, कार आई नहीं तेरी अभी। अब मैं उनको बोलता था, यार मैंने तो 1 साल की बोली है, तुम 10 दिन में कार कैसे मंगा रहे हो। लोग हंसने लग गए। लोग बोले तू विदेश कब जा रहा है और बता, और सुन तू विदेश जाए तो जहाज हमारे घर के ऊपर होके लेके जाना, हम तुझे हेलो बोलेंगे। तो पता नहीं लोग क्या डायलॉग देने लगे। और हमारे यहाँ तो खेत खलियान होते हैं, तो एक बंदे ने तो यहाँ तक बोला कि तेरे, हाँ भाई, मैं एक दिन जंगल में होके जा रहा था तो वो बंदा अपने खेतों में लगा हुआ था, तो वो बोलता है, हाँ भाई प्रकाश, तेरी तो कार खेतों में भी आ जाया करेगी। अब मैं उसको, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि इसको जम के दे दिया जाए, लेकिन दे तो नहीं सकते। डेल कार्नेगी और ये मिल गया था तब तक तो कुछ नहीं कर सकते। उसको तो बोला, बेटा तेरे लिए तो हमर लानी पड़ेगी जब तक बिजनेस करना पड़ेगा, हमारी आ सकती है यार खेतों में तो हालांकि। तो उस टाइम पर वो जो जद्दोजहद चल रही थी और मन करता था कि कहाँ हाथ डाल दिया, गलत जगह आ गए, चलो छोड़ दो। और नाम हमारा एमवे सिंह हो गया था, नाम भूल गए थे, और भाई एमवे सिंह। तो इस तरह से लोग बोलने लगे थे, और भाई तेरी कार कब आ रही है। एक बंदे ने यहाँ पे ऐसे हाथ लगा के बोला, मेरा फ्रेंड ही था, बड़ा था एज में, तेरी उम्र ही क्या है यार, अभी पढ़ लेता, अभी कुछ और बाद में कर लेता है फालतू की चीजें, क्या पंगे में हाथ दे दिया तूने। एक दोस्त बोलता है, बहुत ही लंगोटिया यार था मेरा वो, मतलब उसके लिए हम पता नहीं कब कब रात के 12 बजे भी तैयार रहते थे, ऐसा बंदा था, हमसे बड़ा था एज में। वो बोलता है, सुन देख, मैं बिजनेस नहीं करूंगा। मैंने, कोई बात नहीं मत कर, पर पूछ तो ले क्यों नहीं करूंगा। मैंने कहा बता क्यों नहीं करेगा। बोला, देख तेरी तो जेल होगी, और अगर मैंने ज्वाइन कर लिया तो जेल मेरी भी होगी, तो इससे बेटर है कि एक को छोड़ दे, जमानत तो करा लूंगा तेरी कम से कम। एक बंदे ने बोला कि अगर तू 10,000 रुपये कमा जाए ना इस बिजनेस से, तो हम तेरी टांग के नीचे होके निकल जाएंगे। टांग मतलब लेग, तेरी टांग के नीचे होके निकल जाएंगे। अब इस तरह की जब बातें हो रही थी तो मन करता था, छोड़ो यार क्या पंगे में हाथ दे दिया, कुछ बिजनेस कुछ और करेंगे। अब चूंकि मेडिकल लैब टेक्नीशियन, अब अच्छा चैलेंज क्या हो गया था, हमारे यहाँ पे 10 महीने की ट्रेनिंग होती थी लैब टेक्नीशियन की, और तुरंत पोस्टिंग होती थी उस टाइम पर, और हमने वो 8 महीने में छोड़ दी। तो ब्रिज तो हमने पहले ही जला दिया था, जॉब तो मिलने से रही, वो लैब टेक्नीशियन ही पूरी नहीं हुई। तो फादर के साथ क्लिनिक पे ही बैठना था, कुछ आरएनआरसी जनरल नर्सिंग का डिप्लोमा वगैरह करना था। तो ये सब प्लान चल ही रहा था, लेकिन हमने सोचा कि चलो छोड़ते हैं यार, कुछ और करेंगे। लेकिन जब रात को सोते थे, दिन में सोचते थे कुछ और करेंगे, रात को जब सोचते सोते थे तो वो नाम याद आ जाते थे, और भाई एमवे सिंह, और भाई तेरी गाड़ी कब आ रही है। हम सोचते थे यार ये लोग तो जीने नहीं देंगे, ये लोग तो मतलब बोलने नहीं देंगे, ये तो गलत हो गया। अब बिजनेस तो करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं सही, अब इनके लिए करना पड़ेगा। एंड थैंक गॉड कि उन लोगों ने हमारे ऊपर डायलॉग दिए, थैंक गॉड कि हमने उनको प्लान के दौरान ये कमिटमेंट किया कि हम ये लेने वाले हैं। देन वी टुक डिसीजन कि अब तो ये बिजनेस करना है, और तब तक करना है जब तक जो बोला है वो लेना। फिर अगले दिन काम करते। हमारे पास एक भी बंदे की लिस्ट नहीं थी, कोई लिस्ट नहीं थी, कुछ नहीं था हमारे पास, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। फादर अगेंस्ट, फैमिली अगेंस्ट। जो 5,000 रुपए की किट आती है ना, वो भी अरेंज नहीं कर पाए थे। 4,100 रुपीज अरेंज हुए थे जैसे तैसे करके, इधर उधर से लोगों से मांग के।
और मान के क्या, वो भी एक बड़ी अच्छी कहानी है। एक्चुअली पापा का क्लिनिक था, मेडिकल डॉक्टर थे आर्मी से, तो मेडिसिन आता था और बल्क में मेडिसिन आते थे, तो मैं कभी कभी जाता नहीं था, बड़े भाई जाते थे लेने के लिए। तो एक दिन उसके अगले दूसरे दिन ही पापा बोलते हैं भाई मेडिसिन आना है बाहर से। तो हम बोले हम लेने जाएंगे मेडिसिन। तो बोला तू क्यों जाएगा? बोला हम ही जाएंगे। तो बोलते हैं कि स्कूटर तो खराब है, साइकिल से जाना पड़ेगा। मैंने कहा किसी से भी जाएंगे, पैदल जाएंगे, बट मेडिसिन हम ही लाएंगे। उन्हें लगा कि लड़के को थोड़ा सा समझ आ गया है कि ध्यान देने लग गया है क्लिनिक पे। तो उन्होंने 5,000 रुपये हमें दिए। हमने वो 5,000 रुपये लिए, उसमें से जितनी उधार मेडिसिन ले सकते थे उतनी उधार मेडिसिन ली, बाकी 900 रुपये की ऐसी लेनी पड़ी जो उधार नहीं मिल सकती थी। 4100 की हमने उधार ली और जाके गोपी जी को 4100 रुपीज थमाए, भाई इन्हीं में काम चलाओ, किट दिलाओ। तो हमने बिजनेस ऐसे स्टार्ट किया। एंड इसके बाद एक दिन रात को हम 8:30-9 बजे मीटिंग, भरतपुर में मीटिंग होती थी, 25 किलोमीटर दूर हमारा गांव था, जैसे तैसे करके रात को 11 बजे घर पहुंचे थे मीटिंग से। व्हीकल थे नहीं कोई, तो फादर ने फरमान जारी कर दिया कि कल से 8 बजे बाद घर नहीं आओगे। हमने कहा ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हम तो हर दिन ऐसे ही आएंगे। तो हमने कहा चलो घर छोड़ देते। हमने थोड़ा सा धमकी दी कि घर छोड़ने की, तो घर वालों को शायद कह दें कि आ जाए करना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ दो। उन्हें पता था कि छोड़ने वाला तो कुछ है नहीं। हमने घर छोड़ा, हम एक छोटा सा रूम लेके रहने लग गए किराए पर। अब आप देखिए कि रूम तो ले लिया, खाना हमें बनाना आता नहीं था, पैसे हमारी जेब में थे नहीं, बिजनेस में कुछ हुआ नहीं था, ज्वाइन ही किया था। अब सारे ब्रिज बर्न हो चुके थे। अच्छी बात ये हुई थी कि अब तो बस कुछ ऑप्शन नहीं है, अब हम लौट सकते ही नहीं, अब तो करना है। अब माँ को दया आई तो माँ ने अगले दिन खाना भेज दिया घर से, दूध वाले के हाथों। अब खाना आ गया, लेकिन अब हम सोच रहे हैं खाना खाएं। अगर एक बार खाना खा लिया ये तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर हम थोड़ा सा वीक हो जाएंगे। तो हमने डिसाइड किया कि हम जब तक खाना नहीं खाएंगे, अब जब तक कि इस बिजनेस से कुछ कमा नहीं लेंगे। अब बोल तो दिया अपने आप को, हमने खाना वापस भेज दिया। दूसरे दिन और आया खाना, वो भी वापस भेज दिया। तीसरे दिन खाना आया नहीं, हालांकि तीसरे दिन हम सोच रहे थे कि आज आ जाएगा तो आज खा लेंगे, क्योंकि 2 दिन हो गए थे कुछ खाया नहीं था। अब तीसरे दिन आया ही नहीं। अब तो वो ब्रिज भी खत्म हो गया। तो किट में, एक्चुअली वो 6200 रुपए की किट में 100 पीवी हुआ करते थे उस टाइम पर। तो किट में एक प्रोटीन पाउडर था, आधा किलो का प्रोटीन पाउडर, आधा 454 ग्राम का प्रोटीन आता था तब। और वो 1784 रुपए का प्रोटीन था उस टाइम पे, आधा किलो 454 ग्राम, गत्ते की पैकेट में आता था, वो इम्पोर्ट होता था। हमारे पास वही एक प्रोडक्ट था। हमने प्रमोट करना शुरू किया क्योंकि भूख लग रही थी। अगर प्रमोट नहीं किया और बिका नहीं कुछ आज तो गड़बड़ हो जाएगी। हमने सुबह से शाम तक बातें की और शाम को प्रोटीन बिक गया। कुछ नहीं पता था हमें प्रोटीन के बारे में, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, हम जानते ही नहीं थे क्या है प्रोटीन, हमने खाया नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं की थी, कुछ नहीं था। बट मजे की बात देखिए, सन 2000 में 1700 रुपए का प्रोटीन बिक गया गाँव के अंदर। आज का 17,000 से कम नहीं है वो, और वो भी गांव में, गांव से थोड़ा सा दूर, मतलब छोटा सा कस्बा है कुम्हेर, आपने कभी देखा नहीं होगा, बहुत छोटा सा है। वहां पर वो प्रोडक्ट बिक गया। और फिर हमने 12 रुपए की जाके शाम को खाना खाया। हमें वो याद है, 12 रुपीज की थाली मिली थी, उसमें एक बड़ी प्लेट में दाल और 2 बड़े फुलके मिले। तो तीसरे दिन जब वो खाना खाया ना, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट था। और वो सेंस ऑफ अचीवमेंट ऐसा था कि यार, मतलब अगर ये प्रोडक्ट बिक सकता है तो कुछ तो ये हो जाएगा बिजनेस, अब तो करेंगे। करना स्टार्ट किया, पैसे तो होते नहीं थे, और दबा के काम किया। और पहले महीने में हम 6% चले गए, 840 रुपए का चेक आया, बड़ा अच्छा लगा। और कुछ लोग आए, ज्वाइनिंग से होता था बिजनेस, तब रिटेलिंग और ये सब तो होती नहीं थी। लोग आ गए। अगले महीने हमने सोचा कि 9, और उसके बाद 3-4 महीने में सिल्वर हो जाएंगे। अगले महीने वो पीवी 600 से 200 पे आ गया, कोई 2 लोग ज्वाइन किए। हमने कहा ये तो उल्टा हो गया सिस्टम। उसके बाद फिर से जान लगाई, फिर 6% होने में ही जान लगी, मतलब तेल निकल गया। फिर 10 महीने लगे हमें 9% होने, ठीक 10 महीने। और हम पूरे दिन काम करते थे, काम तो था ही नहीं कुछ, जो मिल जाए उसको प्लान, जो मिल जाए प्लान, एक दिन में 20-20 प्लान, 15 प्लान, 25 प्लान, जो मिले उसको प्लान। और 10 महीने में फिर भी हम 9% नहीं हुए, क्योंकि पहले 6 महीने तो हम सिस्टम ही यूज नहीं कर रहे थे, हमारा सिस्टम चल रहा था और कुछ भी बातें कर रहे थे। लेकिन 6 महीने होते होते समझ आ गया था कि सिस्टम से ही होगा। जब सिस्टम को समझना स्टार्ट किया तो फिर रीबिल्ड हुआ, और 11वें महीने में जाके हम 9% हुए, 12वें महीने में 12%, 13वें महीने में 15%, 14वें महीने में 18%, एंड 15वें महीने में हम सिल्वर प्रोड्यूसर हुए। 38,800 रुपए का हमारा चेक था, अगस्त 2001 का, ज्वाइन करने के 15 महीने बाद। और उस टाइम पे वो 38,000 भी बड़ी बात थी। आईएएस ऑफिसर की सैलरी उस टाइम 25,000 थी, और हम इस बिजनेस से 40,000 बना रहे थे। और उसके बाद विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड हमने कभी मुड़ के नहीं देखा। हमारी इनकम 2001 से लेके आज तक किसी साल कम नहीं हुई है।
हमने बहुत अच्छे पैसे भी बनाए, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, सफायर, फाउंडर सफायर, एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड, ये सब फिर अगले 8 सालों के अंदर अंदर हो गया। तो 2009-10 में हम 2008-9 में एमरल्ड हुए, 9-10 में हम फाउंडर एमरल्ड हो गए, और उसके बाद भी हम कभी भी हमारी इनकम्स कम नहीं हुई। गाड़ियों की बात करें तो जिन लोगों को हमें गाड़ियां दिखानी थी, पहली गाड़ी हमने 2003 में ली थी, और वो मारुति 800 थी, और उसमें 11,000 रुपए का साउंड सिस्टम लगवाया हमने। जिस शहर में हमारे ऊपर लोग हंसते थे, उस शहर में बेंगा वॉइस चला करता था उस टाइम पे, चारों शीशे डाउन करके बेंगा वॉइस फुल स्पीड पे करके 10 की स्पीड पे आगे गाड़ी निकालते थे, फिर उस शहर में मजा आ जाता था। बस कर पाया हमने सब उस चीज का। 3 में हमारा जो टीडीएस उस टाइम पर 10%, 10 पॉइंट समथिंग परसेंट टीडीएस कटता था, तो हमारा टीडीएस कटा था वो ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास का वो टीडीएस था। उस अब हमारा बैंक अकाउंट ही नहीं था, हमारा तो चेक आता था, उस चेक से हम वाउचर पैक खरीद लेते थे, उसी पैसे से हम वो उसी को रिवर्स कर लेते थे और खर्चे चल रहे थे। उस टाइम पे ऐसा हो रहा था, उसी टाइम पे हमने वो टीडीएस के चेक के लिए अकाउंट खुलवाना पड़ा। अब वो टीडीएस की चेक अकाउंट खुलवाया तो हम बिल्कुल दुबले पतले से 19 साल के, अभी आपने फोटो में देखा होगा, ऐसे थे, कुछ था ही नहीं, 19-20 साल के थे। तो वो हमने बैंक वाले को जाके वो चेक दिया कि भाई इसको अकाउंट में डाल दे हमारे में, और बैंक वालों के तो नखरे होते थे उस टाइम पे, एसबीआई वालों के तो आज भी होते हैं, लेकिन तब और ज्यादा थे। तब तो पता नहीं क्या समझते थे। हमने वो चेक दिया, उसने कहा साइन करा के लाओ इस पे, उस पर टिकट लगा के साइन होता था, हमने पीछे लेके साइन कर दिया उस पर। तुमने क्यों साइन किया? और किसके साइन होने? उसे लगा अपने फादर का चेक वेक जमा कराने आया ये बच्चा। तो मैंने बोला साइन क्यों किए इस पे? तो हमने कहा किसके साइन होने थे? बोला जिसका चेक है उसके साइन होने थे। मैंने कहा मेरा ही चेक है। अब वो देखता है ऊपर की तरफ, बोला तेरा ही चेक है। बोला तेरी तो सैलरी है मेरी। उस टाइम पे उस लोगों की सैलरी इतनी होती थी। सो इस तरह के बहुत सारे मजे हुए और बहुत सारी बातें हुई, और उसके बाद गाड़ियों का जो ड्रीम बना, तो हमने अभी तक ज्यादा नहीं, बस 1.5 दर्जन गाड़ियां खरीदी। अभी हम जो गाड़ी अभी हमारे पास जो गाड़ी है वो 16th या 16th कार है। सो 2 गाड़ियां पिछले 10-12 साल से हम रखते हैं हमेशा। गाड़ियां बढ़िया से बढ़िया गाड़ियां खरीदी। घर की बात करें तो हमने आधा दर्जन 6 घर बनाए हैं इस वजह से। हमने अभी आगरा में एक ऐसा घर बनाया था जिस 2013-14 में हमने जो घर बनाया था, उस घर में इंटीरियर में हमने 47 लाख रुपीज लगाए थे 2013-14 में। सो विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड बहुत बढ़िया सब कुछ रहा, बहुत सारी दुनिया घूमी, इतने कंट्रीज घूम लिए, वो समझ ही नहीं आता कि अभी तो नाम भूल जाएंगे हम, जो ढंग के कंट्री है वो सब घूमे। सो सवाल जो जो बोला गया था वो सब सब होता चला गया। हुआ क्यों? क्योंकि एक सिस्टम को और एक हायरार्की को फॉलो करते चले गए। इस सब का, इस सारी सक्सेस का और इस सब का क्रेडिट हम हमारी अप्लायंस को और सिस्टम को देते हैं। सिस्टम और अप्लायंस नहीं होते तो हम जीरो थे। हमारा पर्सनैलिटी ग्रूमिंग यहाँ पे आके हुआ, हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहीं पे आके हुआ। हमने जो कुछ भी सीखा, वी आर द प्रूवन प्रोडक्ट ऑफ सिस्टम एंड आवर अप्लाइन। मैं आपको यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूंगा, चैलेंजेस तो आएंगे, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें चैलेंज ना हो, कोई चीज नहीं है। अब डिसाइड हमने करना है कि उन चैलेंजेस को लेना कैसे है, हम उन्हें कैसे लेते हैं और उन पर फिर रिएक्ट कैसे करते हैं। 2 चीजों पे डिसाइड करेगा कि एक सिचुएशन जो एक नॉर्मल सिचुएशन थी जिसका सॉल्यूशन लिया जा सकता था, उसे हम प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दें। तो प्रॉब्लम नाम का वर्ड एक्चुअली होता नहीं है, या तो वो उसका सॉल्यूशन होता है या एक सिचुएशन होती है। सिचुएशन का सॉल्यूशन निकाल लिया तो वो सॉल्व हो जाती है, और अगर सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए तो वो एक प्रॉब्लम बन जाती है। सिचुएशंस को प्रॉब्लम बना दिया जाता है, जानबूझ के बनाया जाता है, बढ़ा चढ़ा के बनाया जाता है, सिंपैथी लेना सिखाया जाता है। दुनिया में सिंपैथी लेने से बड़ा कोई पाप नहीं है। अगर कोई सिंपैथी ले रहा है तो भी गलत है, और अगर कोई किसी को सिंपैथी दे रहा है तो वो उनका काम है, लेकिन उससे गलत कुछ हो नहीं सकता। एग अगर आता है तो एक जिंदगी निकलती है, और एग अगर बाहर से टूटता है तो एक टाइम का किसी का नाश्ता बनता है। तो जो अंदर से फूटता है ना, अंदर से जो चीजें आती हैं वो लाइफ देती हैं। अब हमारे अंदर से आना चाहिए ना। अगर मेरा अपलाइन ही मुझे गाइड कर रहा है, मेरा अपलाइन ही मुझे बार बार मीटिंग तक लेके आ रहा है, कब बिजनेस है? मैं अभी वो बिजनेस कर नहीं रहा हूं। मेरा बिजनेस कब बनेगा? जब मैं खुद करना स्टार्ट करूंगा। 2 बहुत बेसिक चीजें डिस्कस करना चाहूंगा मैं आज यहाँ पे, कि हमारी जिंदगी शुरुआत हुई ऐसे, आप सबकी जिंदगी में मेरे से बड़े चैलेंजेस और मेरे से बड़े सॉल्यूशंस आप लोगों ने ढूंढे होंगे, और हर सिचुएशन से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढता है।
इंसान के मैंने जो चीजें सीखी हैं उनके कुछ लेसन्स मैं शेयर करूंगा आप लोगों के सामने। इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो वो ब्लैंक पैदा होता है और माइंड उसका ओपन होता है, यानी उसका जो दरवाजा है ब्रेन का वो खुला हुआ है एंड प्रोग्राम्ड नहीं होता। ये साइंटिफिक बातें कर रहा हूं। एंड इंसान को छोड़कर जितने भी जीव इस पृथ्वी पर हैं, सारे लोग प्रोग्राम्ड ब्रेन के साथ पैदा होते हैं और लॉक ब्रेन के साथ पैदा होते हैं। एक डॉगी के बच्चे को कितना ही सिखा लेना, वो आवाज भौं ही निकालेगा। हॉकिंग जो करेगा वो एक पर्टिकुलर टोन में ही करेगा, वो एबीसीडी नहीं बोलेगा, वो कितना ही सिखा लेना उसे। दूसरी चीज, बिना अपनी माँ के वो सरवाइव कर सकता है, कोई भी बच्चा इंसान के बच्चे को छोड़कर, यानी बिना किसी दूसरे सेम पर्सनैलिटी के वो सरवाइव कर सकता है। बकरी का बच्चा बकरी डिलीवर करते ही मर जाए तो वो बच्चा सरवाइव कर जाएगा, 2 घंटे में खड़ा हो जाएगा, 4 घंटे में कुछ खाना खा के जिंदा रहेगा। अगर उसे बकरी मिले ही ना तो, कोई भी बकरी ना मिले, माँ को छोड़कर कोई भी बकरी ना मिले तो भी सरवाइव कर जाएगा। लेकिन इंसान का बच्चा पैदा होने के बाद अपना माँ का दूध भी नहीं ढूंढ पाता, अपने आप नहीं ढूंढ सकता। एंड उसको सरवाइव करने के लिए किसी दूसरी माँ की या किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज वो सरवाइव नहीं करेगा। दूसरा, वो सीखता कैसे है? बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो वो कैसे सीख रहा है? आप एक महीने के बच्चे के सामने एक पटाखा चलाओगे तो पटाखे की आवाज से चौंकेगा नहीं, वो अपनी माँ की आंखों में देखेगा कि माँ चौंकी क्या। माँ ने जो रिएक्ट किया उस आवाज से, उसे एक नई आवाज सुनाई दी, उस आवाज से जो उसने उसकी माँ ने बिहेव किया ऐसे ही बिहेव वो करेगा आगे से। मतलब इंसान को सरवाइव करने के लिए हमेशा से एक सेकंड पर्सन की जरूरत है जिसे हम मेंटोर कह सकते हैं। इस बिजनेस में जब हम आते हैं तो हमें एक मेंटोर की आवश्यकता है, क्योंकि हम पैदा ही इस तरह से हुए हैं। हमारे ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग 3 to 13 हो चुकी है। अब उस प्रोग्रामिंग से ही हम आगे पूरी लाइफ निकालने वाले हैं, और वो प्रोग्रामिंग की है हमारे उस माहौल ने जिस माहौल को छोड़ के हम आगे जाना चाहते हैं। कमांड वहीं से आ रही है आज भी, तो हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर मैं 20,000 कमाता हूं तो मैं किसी को 20,000 कमाना ही सिखा सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं सिखा सकता। मुझे उससे ज्यादा कमाना सीखने के लिए कोई वो चाहिए जो ऑलरेडी कमाता है। तो वी नीड ए पर्सन हु विल गाइड अस, हु विल मेंटर अस। मतलब मेंटरशिप एक ऐसी ताकत है हमारे पास इस बिजनेस में जो हमें किसी भी बड़ी से बड़ी सिचुएशन से बाहर निकाल के ले जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मैंने फील किया है। हम अपने अपलाइन के पास जब जाते हैं तो पूरी पूरी रात बैठते हैं और ज्यादा कुछ बिजनेस के डिस्कशंस नहीं होते, कोई टैक्टिक्स डिस्कस नहीं होती। जो टेक्निक्स हैं वो तो ऑलमोस्ट हम बुक से सीडी से जान जाएंगे ना, हम जानते ही हैं। पता है क्या देखते हैं हम? वो अपनी कहानियां बताते हैं, वो अपनी बातें करते हैं। पूरी रात में हम देखते हैं कि इन्होंने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, इस सिचुएशन को हैंडल करते टाइम पे इनका एटीट्यूड क्या था, इस सिचुएशन को हैंडल करते टाइम पर इनका चीजें क्या रही, और हम वहां से सीख रहे होते हैं। हम तो अभी भी, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक की डेट में कि मैं 1 तारीख को मैं कुछ भी और करूं। 1 तारीख को मैं मेरी अपलाइन के पास रहूंगा, उसके बाद 2-3 तारीख में मेरी डाउनलाइंस के साथ रहूंगा, और उसके बाद फिर हम सारी चीजें करेंगे। तो मेरी कोई भी बात अगर आपको कॉन्ट्रोडिक्टरी लगे तो यहाँ पे गौरव जी हैं, गौरव जी के अपलाइन भी हैं, और वो जो कहते जाएं, जैसे कहते जाएं वही कीजिएगा। उसके अलावा मेरी किसी भी बात में अगर कहीं भी कंट्रोडक्शन लगे तो उसे मत करिएगा, वो करिएगा जो आपके अपलाइन कहते हैं। मैंने जो सीखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक्चुअली मेरे साथ छोटा सा एक है चैलेंज, मैं लकीर का फकीर नहीं रहा कभी भी। मैंने अगर एलवाईएफ पढ़ी तो मैंने एज इट इज कभी नहीं बताई जब तक कि मैंने वो काम करके नहीं देखे। तो मैंने करके देखे, फिर मुझे रिजल्ट लगा, फिर मैंने वो बताया। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि मैं आपसे वही बात करूंगा जो मैंने करके देखा है, और जो भी किया है वो सिस्टम से सीखा है। सीखा सब सिस्टम से है, लेकिन हम बात वही कर सकते हैं जो हमने की है। सो अगर बेसिक चीजों की बात करें तो प्रिंसिपल्स बेस्ड, एक्चुअली नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं, जो मेरी फिलॉसफी है, जो मैंने सीखा है वो ये है कि नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा बिजनेस है जो हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी बिल्ड करा सकता है।
जहां पर हम ओनर्स की टीम बना के अपने आप को एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। एकमात्र ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पे हमें ओनर्स की टीम क्रिएट करने का मौका मिलता है, जो मैकडोनल्ड्स के पास है, जो बड़े फ्रेंचाइजी होल्डर्स के पास है। बिना कोई फ्रेंचाइजी लिए, मतलब अपनी कोई फ्रेंचाइजी बनाए, हम फ्रेंचाइजी आगे दे सकते हैं। तो पहली चीज तो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन ही वो राइट देता है जो ओनर्स की टीम क्रिएट करते हुए आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है और आपको एक दिन फ्रीडम दे देता है। लेकिन इतना बढ़िया बिजनेस है तो सारे लोग क्यों नहीं यहाँ डायमंड चले जाते, ये सारे लोग क्यों नहीं ये नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में सफल हो जाते, या नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन की जितनी कंपनीज हैं वो सारी कंपनीज एमवे की तरह से क्यों नहीं स्टैंड करती हैं, क्यों नहीं ग्रो करती हैं। वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, उस पर तो मैं कितनी ही बातें कर सकता हूँ कि क्या कंपनीज हैं, कैसी कंपनीज हैं। और मैं बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक मेरे घर आके बैठ के गए और मैंने उनको 5 मिनट का टाइम बोला कि अगर तुम मेरे 5 मिनट झेल जाओगे तो छठे मिनट में तुम्हारे साथ बिजनेस ज्वाइन करूंगा। अभी तक तो कोई 5 मिनट नहीं झेला। और उसके मामले में मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, 1000 इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होने के बावजूद एमवे जैसा इस पृथ्वी पर दूसरा कोई बिजनेस नहीं है। हर जगह रिक्वायरमेंट होती है इंप्रूवमेंट की, मे भी आपको भी लगती हो। मैं उस पर कोई बहस नहीं करता किसी से। कोई कहता है कि यार एमवे में भी ये इंप्रूवमेंट होना चाहिए, यस ऑफ कोर्स होना चाहिए। अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ होता तो भैया हम पत्थर से वो मीट भून के खा रहे होते हैं ना जंगल में बैठ के। इंप्रूवमेंट तो होता ही आया है ना, हर 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 जीन्स में होता है। आपके बाबा साहब से आपके पिताजी में इंप्रूवमेंट हुआ, पिताजी से आप में हुआ, आपसे आपके बच्चे में हुआ। तो इंप्रूवमेंट तो हर जगह होता है। और एमवे ही वो कंपनी है जो भले ही थोड़ा टाइम लग जाता हो, बड़ी कंपनी है टाइम तो लगता है, लेकिन हर वो इंप्रूवमेंट, हर वो बदलाव करती है जो जरूरी है। तो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन ही वो अपॉर्चुनिटी है जहां पर हम वो सारी चीज विदाउट एनी स्ट्रेस एसेट खड़ा कर सकते हैं, रियल एसेट। कितने ही बड़े बिजनेसेस कर लेना आप 1000 एम्प्लॉइज की फैक्ट्री के मालिक बन जाना, लेकिन आप वहां पर भी आपके पास जो एसेट है, 1000 एम्प्लॉइज की फैक्ट्री बनने के बाद जो पैसा आपने कमाया, उस पैसे से जो एसेट आपने बनाए, वो एसेट बेस्ड है एक लाइबिलिटी के ऊपर, और उस लाइबिलिटी का नाम है सैलरी। जब तक मैं सैलरी देता रहूंगा, जब तक मैं वो सैलरी दे, तब तक मेरे पास वो लग्जरी है। एक्चुअली मैं वर्ड इस्तेमाल ही गलत कर रहा हूँ, वो एसेट ही नहीं है, वो लग्जरी हो सकता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर मुझे सैलरी देनी पड़ रही है तो मैं लग्जरी हासिल कर सकता हूँ, और वो जो एसेट दिख रहा है मुझे, वो लाइबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, और वो लाइबिलिटी मेरे कंधों पर है। अगर किसी वजह से मुझे कुछ हो गया तो जरूरी नहीं मेरी फैमिली उस लाइबिलिटी को बेयर कर पाए और वो लग्जरी मेरे बच्चे ले पाए। और इसीलिए बड़ी बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनी 10,000 करोड़ के मालिक किराए के घर में रह रहे हो सिचुएशंस हो जाती हैं, बड़ी बड़ी सिचुएशंस आ जाती हैं। लेकिन इस बिजनेस में आपको चूंकि सैलरी नहीं देनी, आप जो ओनर्स का नेटवर्क बनाते हैं उसको आपको सैलरी नहीं देनी पड़ती, तो जो भी वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई होते हैं आपके, उन वर्किंग आवर्स की बदौलत आप जो लग्जरी बनाते हैं वो बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट हो जाती है एसेट में। और यहाँ पे एक बात भी कहते हैं कि जो पैसा एमबीए बिजनेस में कमाते हैं उसमें बरकत होती है, होती इसीलिए है। तो कोई लाइबिलिटी नहीं है। यही चीज है कि नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन हमें फ्रीडम दे रहा है, लेकिन एक समस्या है, और वो समस्या क्या है, ये बिजनेस डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट ऑफ डुप्लीकेशन के ऊपर। आपकी टीम वही करेगी जो आप करोगे, ना कि वो जो आप कहोगे। अब टीम वही कर रही है जो आप कर रहे हो, तो आप अगर ओनर्स की टीम बनाना चाहते हैं तो पहले खुद को ओनर बनाना पड़ेगा। ये इस बिजनेस का सबसे बड़ा पावर पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है, कि इस बिजनेस में सफल वही होगा जो अपने आप को ओनर बना लेगा, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग ए टीम ऑफ ओनर्स, और ओनर की टीम वही बना सकता है जो खुद ओनर हो। तो इस बिजनेस में अगर कोई फेल हुआ है तो वो एक ही इंसान है जो खुद को बदलाव किए बगैर, खुद को सिखाए बगैर, खुद को डेवलप किए बगैर लोगों को भाषण देके, सुना के, सिखा के समझाने की कोशिश कर रहा है। सो मैंने जो लेसन लिए उनमें पहला लेसन ये है, टीम वही करेगी जो आप करते हो, तो वो करो जो आप टीम से कराते हुए देखना चाहते हो, और डबल करो। लीडरशिप, लीड बाय एग्जांपल्स, नंबर 1। नंबर 2, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन की शर्त है लीडरशिप, और लीडरशिप की शर्त है प्रिंसिपल बेस्ड लाइफस्टाइल। मींस आप जो कराते हो देखना चाहते हो वो खुद करने लग जाओ,
और यही कारण है कि बाहर की दुनिया में जो अदर कंपनीज में बहुत सारे लोग कहते हैं सो कॉल्ड मैंने ये ले ली, मैंने ये गाड़ी ले ली, वो ले ली, वो सब दिखावा करते हैं, वो प्रैक्टिकली नहीं करते। और हमारे बिजनेस में सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। सो अगर आपको तेजी से इस बिजनेस में सफल होना है, अगर आज हमारी 6% ऑफ मीटिंग थी और उसमें जो मोमेंटम और रोल ऑफ न्यू ज्वाइनिंग इन क्रिएटिंग मोमेंटम और गेटिंग स्टार्टेड और ये सब चैप्टर मेरे पास था, तो वो मैं अगर विश कर सकता हूं किसी की, आप सबकी जिंदगी में, तो मैं एक ही चीज विश करूंगा, दैट इज मोमेंटम। एंड मोमेंटम इज बेस्ड ऑन न्यू ज्वाइनिंग। न्यू ज्वाइनिंग मैं एक छोटा सा वीडियो दिखा सकता हूं क्या आपको? एक 2 मिनट का वीडियो। आपने होस्ट बना रखा है ना सर आप? आई थिंक ये वीडियो अपने आप में काफी कुछ कह देता है। जब कभी भी आप ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करेंगे ना, तो सब तरह के लोग आएंगे। आप एक 6% गए मान लीजिए, और आप एक 6% जाने के दौरान कुछ लोग आपकी टीम में आए। अब उन्हीं लोगों के द्वारा अगर मैं 9% या 12% जाना चाह रहा हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे बाय डिफॉल्ट मैं लीडर से मैनेजर बन जाऊंगा और मैं लोगों को उंगलियां चलाऊंगा, हुक्म चलाऊंगा, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो। तो आई नीड सम मोर पर्सन टू रीच माई नेक्स्ट लेवल। जब तक कि मेरी सफिशिएंट अमाउंट में, वो कितनी लैग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो तो आपके अप्लायंस बता ही देंगे आपको। लेकिन जब तक मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट में फ्रंट लेग्स नहीं है, जितनी जरूरी है, जिन पे मैं काम कर सकता हूँ मेरे टाइम और मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, और उनकी डीपेस्ट एक्टिव पॉइंट ड्राइव नहीं हो रहा है, तो वो लैग ही नहीं है। उनमें न्यू ज्वाइनिंग्स आती रहनी चाहिए। मैं फिर से कहूंगा कि कहीं कंट्रोडक्शन आता है तो एक बार बात कीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि न्यू ज्वाइनिंग जिस लैग में नहीं आ रही है, वो लैग ड्राई है, वो लैग ही नहीं है। आप उसे लैग ही काउंट ना करें। 3 फेस होते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की लाइफ में।
वो लीडर हो सकता है, वो मैनेजर हो सकता है, वो ब्लेमर हो सकता है। और जैसे ही बंदा लीडरशिप से मैनेजर बनता है ना, वो फिर ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है ज्यादातर केसेस में। तो कभी भी अपने आप को मैनेजमेंट फेस में ना लाने दें, अपने आप को कभी भी मैनेजर फेस में ना लाए। और वो कब होगा? जब आप खुद न्यू ज्वाइनिंग्स ला रहे हैं। आपकी टीम क्या करेगी? जो आप खुद कर रहे हैं। तो अगर आपके द्वारा न्यू ज्वाइनिंग्स आ रही हैं, वो कहाँ प्लेस्ड होंगी वो बात की बात है, ज्वाइनिंग्स तो आ रही हैं। अब आप ज्वाइनिंग ला ही नहीं रहे हैं, आज के सिनेरियो के हिसाब से 4 बेसिक्स कैसे होंगे वो आपको पता ही नहीं होगा। आप 2000 की बातें कर रहे होंगे, 2010 की बातें कर रहे होंगे, 2015 की बातें कर रहे होंगे, या जो भी अभी नए हैं तो 6 महीने पहली बातें कर रहे होंगे। हर टाइम पे अपडेट जरूरी होते हैं। देखिए, एक बहुत बढ़िया बात याद आई मुझे, जो बदला नहीं वो समाप्त हो गया, विलुप्त हो गया, और जो बदलता रहा वो खत्म नहीं हो पाया। एग्जाम्पल देता हूं, डायनासोर से बड़ा कोई जीव नहीं था पृथ्वी पर, विलुप्त हो गया क्योंकि वो अपडेट नहीं हुआ, बदला नहीं। आप में से सबने थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा होगा, एक वर्ड है अमीबा, एक जीव है अमीबा, एक कोशिकीय जीव कहते हैं उसे विज्ञान में, और वो हर पल बदलता है। पता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता था अमीबा मतलब एक जीव का चित्र बनाओ, तो अमीबा का ही बनाते थे, कुछ भी बना दो, पूरे 3 मिलते थे उसमें, क्योंकि उसका शेप कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी बना दो उसे। आपको कोई मेडिकल डॉक्टर हो तो वो बताएंगे इस बात को, एमेबाइसिस को खत्म करना बहुत टेढ़ा काम है। इंटेस्टाइन में अगर अमीबा है तो उसको खत्म करना बहुत टेढ़ा काम है, और वो आज तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो हर सेकंड बदलता है, हर क्षण बदलता है, वो कभी भी बदल जाता है। यानी वो बदलना एक अलग है, लेकिन जो रिलेटेबिलिटी है यहाँ पे वो ये है कि जो अपडेटेड है वही डेटेड है, और जो अपडेटेड नहीं है वो आउटडेटेड है। आपके मोबाइल को हर 15 दिन में अपडेट आ जाता है सिस्टम से, क्या हमें अपडेट की जरूरत नहीं पड़ेगी? अरे हम कलयुग में हैं, कल मतलब मशीनी के युग में है, डेली अपडेट चाहिए हमें, तो अपडेट करते रहना चाहिए। और आप टीम को तभी को सिखा पाएंगे जब आप वो काम कर रहे हैं, और आप कर रहे हैं तो आप खुद ज्वाइनिंग ला रहे होंगे। तो आई सपोज मे भी किसी को मेरी बातें समझ अच्छी नहीं लग रही हो, बट मैं ऐसा फील करता हूं कि आप खुद अपने टीम के अंदर हीरो बने रहना चाहते हैं, तो हीरो सिर्फ काम करने वाला बंदा बनता है, भाषण देने वाले को कोई हीरो मानता नहीं है। और काम अगर एमवे बिजनेस में कोई है, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई काम है, तो वो है नेटवर्किंग, न्यू टीम। हमारे बिजनेस में 2 चीजें हैं, प्रोडक्ट है और नेटवर्क है। प्रोडक्ट हमारे बिजनेस की आत्मा है, और नेटवर्क हमारे बिजनेस में बॉडी है। अच्छा, आत्मा के बगैर बॉडी का कोई अस्तित्व है क्या? नहीं। लेकिन बॉडी के बगैर आत्मा का भी अस्तित्व नहीं है। तो जो एक्चुअल है वो सोल है, एक्चुअल सोल, मतलब स्पिरिचुअल कहते हैं ना, स्पिरिचुअल, स्पिरिट, स्पिरिट मतलब सोल, एक्चुअल स्पिरिचुअल, स्पिरिट एक्चुअल। तो जो सोल है वो एक्चुअल है, पैसा प्रोडक्ट से ही आएगा, लेकिन सोल नीड बॉडी टू रीच ए डेस्टिनेशन। सोल को एक बॉडी की आवश्यकता है टू डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए। तो दिस बॉडी इज अवर व्हीकल, सो नेटवर्क इज अवर व्हीकल, प्रोडक्ट इज ए सोल। सो दोनों की इक्वलेंट इंपॉर्टेंस है, दोनों साथ साथ चलेंगे। सो आई विश momentum in everybody's life in this business, and momentum is based on new joining, नई टीम। एंड जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो किनके साथ काम करना है ये जानना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है किनके साथ काम नहीं करना है। आपने देखा है इस गाड़ी में बंदा ऊपर बैठा है और पहिया घुमा रहा है, दिखाई रहा है, सॉलिड चल रहा है, पीछे से एक बंदा खींच रहा है, बोल रहा है यस यू कैन डू इट मैन, तो वो बंदा ही घुमाने की कोशिश कर रहा है उस अपलाइन को। सो ऐसे भी लोग आएंगे, उनको भी सीखते रहना होगा। और वो कब सीख सकते हैं? जब हमारा एक हाथ अपलाइन के पास हो और एक हाथ हमने डाउनलाइन को दे रखा हो। तो कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको अगर हम समझते हैं, और आज की मीटिंग में अगर आप लोग बैठे हुए हैं और इस टाइम पे आप कहीं घूमने नहीं हुए हैं, आप बैठे हैं, तो मैं तो बस एक ही चीज कहूंगा कि एमवे बिजनेस में अगर कोई काम है जिसे काम कहते हैं, वो है सौदा प्लान। सौदा प्लान के अलावा काम नहीं है, बाकी सब एसेसरीज है, बाकी सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सो अगर आपके द्वारा आपको मोमेंटम क्रिएट करना है तो एटलीस्ट 5 कॉल पर डे। मैं आपको कुछ चीजें मैंने जो फील की है वो बता सकता हूं। अगर आप प्रॉपर सिस्टमेटिक बेसिक्स फॉलो कर रहे हैं और महीने में आप इन एनी 30 डेज
इन एनी 30 days आप अगर 100 to 150 लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं प्रॉपर वे में, you will find 20 to 25 distributor in your team. Out of them 4 to 6 leader in your team. बेसिक का काम हो जाता है कभी भी। और किन्हीं 3 महीनों में बिल ब्रिट जो पुरानी सीडीज में जो बोले हैं, मैडम ब्रैड जो बोलती हैं, डॉक्टर ब्रैड जो बोलते हैं, किन्हीं भी 3 महीनों में 30, 40, 50 ज्वाइनिंग्स अगर आती हैं आपकी, वो मंथ आपका क्वालिफाइंग मंथ हो जाता है। जैसे बिल ब्रिट हमेशा 40 ज्वाइनिंग बोलते हैं, 10 ज्वाइनिंग पर वीक बोलते हैं। अगर किसी टीम में 10 ज्वाइनिंग पर वीक आ रही है तो वो लेग क्वालिफाई हो जाएगी। सर देखिए, जिस बीज में दम होती है ना, उसे पत्थर भी नहीं रोक पाता, वो पत्थर को फाड़ के बाहर आ जाता है। यहाँ पे प्रिया एंड कमल जी हैं, अरुण एंड मीना जी हैं, अरविंद जी हैं, गीता रानी जी हैं, मंजू जी हैं, जागृति जी हैं, बबीता जी हैं, अंजना जी हैं। उनके वीडियोस ऑन है तो मैं उनके तो नाम बोल ही सकता हूँ यहाँ पे देख के। सो ये वो लोग हैं जिन्होंने उन विषम परिस्थितियों से निकाल के दिखाया। हाँ, सावित्री जी हैं। सो सारे बहुत अच्छे लोग बैठे हुए यहाँ पे। और दिल्ली के अंदर देखिए, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। मुश्किलें हमेशा हारती हैं, मजबूत इंसान हमेशा जीतता है। मेरे फादर कहानियों के माध्यम से मैं बहुत कुछ सिखाते थे। मैं कुछ एक आध कहानी यहाँ पे भी बोलूंगा, अभी है हमारे पास तो 5 मिनट। सो उनसे मैंने बहुत सीखा है और मैं आपको भी वो सिखाने की कोशिश करूंगा। वो कहानी आपने कभी ना कभी सुनी भी होंगी। एक पर्सन थे जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, अच्छा बहुत काम मेहनत करते थे, अच्छी मेहनत करते थे। और मेहनत करने के बाद वो संतुष्ट तो थे। उनका एक दिन साक्षात्कार हुआ भगवान के साथ। भगवान बोलते हैं कि बता बच्चे क्या मांगता है तू? बोल नहीं भगवान, आपका दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन बस आप, मैं एक मन में तमन्ना है, ये देखना चाहता हूँ कि आपका साथ मेरे साथ कब कब था। उन्होंने कहा क्या हो जाएगा उससे? बोल नहीं भगवान, बस देखना चाहता हूँ। भक्त बढ़िया था तो भगवान ने कहा चल आंखें बंद कर। आंखें बंद की तो उसको पूरी फिल्म दिखाई दी, पूरे जीवन की। उस फिल्म के दौरान वो क्या देखता है, 2 फुटप्रिंट चल रहे हैं हर जगह, एक ये एक ये एक एक। तो समझ गया कि भगवान के फुटप्रिंट है, मेरे फुटप्रिंट है। बड़ा खुश हुआ, हर जगह भगवान साथ है। 2 ऐसी जगह आई जो वो सहन कर ही नहीं सकता था। इतनी विषम परिस्थितियों में घिर गया था, उसकी माँ खत्म हुई थी, प्रॉब्लम आ गई थी, बड़ी दिक्कतें हो गई थी, वो अकेला था। और उस जगह पे सिर्फ 2 ही फुटप्रिंट थे, मतलब एक ही पर्सन के फुटप्रिंट थे। अब वो नाराज हो गया भगवान से, आंख खोल के बोलता है भगवान आपने तो बहुत गलत किया मेरे साथ। मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने उस टाइम पर मेरा साथ छोड़ दिया, जिस टाइम पर मुझे आपकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। पता है भगवान का आंसर क्या था? कि बालक, वो मेरे फुटप्रिंट है। उस टाइम पे तू चल नहीं सकता था, तुझे तो मैंने गोदी में उठा रखा था उस टाइम। तो भगवान हमारे साथ हमेशा है, और वो जब विषम परिस्थिति आएगी ना तो हमें गोदी में उठा लेंगे। विद गॉड वी आर, भगवान हमारे साथ है तो फिर तो दिक्कत ही कहाँ है, कहीं दिक्कत नहीं हो सकती। सो वो हमारे हमेशा साथ है। एक एग्जांपल देखिए आप, जस्ट इमेजिन कीजिए, आप अभी हस्बैंड वाइफ बाहर गए हुए हैं, आपका बेटा है 12-14 साल का और थोड़ा शरारती है, और आप उसको समझा के गए बेटा ध्यान से रखना, टीवी देखना, ये करना, पढ़ाई करना, बिस्तर ठीक कर देना, ऐसे करके बोल के गए। आप आए थोड़ा लेट हो गए थे, आपको बड़ी चिंता हो रही थी कि आज तो घर बिखरा हुआ मिलेगा, आज तो ये मिलेगा वो मिलेगा, बच्चे होते ही। लेकिन आप क्या देखते हैं घर में आके, आप अपनी चाबी से गेट खोलते, सारे घर की लाइट बंद है। अंदर आते हैं तो किचन एकदम से संभला हुआ है। अंदर आते हैं तो बच्चा अपने किताबें फैली हुई रखी हैं, मतलब उसमें दिख रहा है कि पढ़ाई की है इसने 2-4 घंटे। बिस्तर एकदम से नीट एंड क्लीन है, आपका बिस्तर लगा हुआ है, उस पर आपके ब्लैंकेट वगैरह रखे हुए हैं, आपके लिए पानी का जग रखा हुआ है, सब कुछ बड़ा अच्छे से रखा हुआ है, और बच्चे बड़े प्यार से सो रहा है आपका। आपके मन में क्या आएगा उसके लिए? आप जाके उसको एक किस करोगे, प्यार करोगे, दुलार करोगे, और अगले दिन उसके लिए उसकी कोई मनचाही चीज भी लेके आओगे। पता है क्यों? या खुद घर पे बनाओगे? बिल्कुल ना, करोगे ना। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे ने एक्स्ट्रा माइल मेंटेलिटी शो की है, उसने जो उम्मीद कर रहे थे उससे ज्यादा किया है। अच्छा, अगर हम अच्छा करेंगे तो क्या हमारा बाप, जो सबका बाप है, सबके पेरेंट है, क्या वो हमारे साथ अच्छा नहीं करेगा? क्या वो किसी नहीं देगा हमको? क्या वो एक एक्स्ट्रा चॉकलेट नहीं देगा हमको? देगा ना। तो भरोसा तो हो हमें उसके ऊपर। दूसरा, ग्रेटिट्यूड को लाइफ में जरूर लेके आइएगा, जरूर जरूर लाइएगा।
ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी दुनिया में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। ग्रेटिट्यूड जरूर होना चाहिए। इसके ऊपर भी एक एग्जांपल याद आ रहा है मुझे, यही माँ बाप वाला। आप किसी घर में गए और आपने वहां पे एक बच्चा है, उस बच्चे को एक चॉकलेट दी, और वो चॉकलेट देख के बोलता है, क्या अंकल मैं ना पर्क खाता हूँ, मैं सिल्क खाता हूँ, ये क्या 30 रुपए की चॉकलेट लेके आ गए, मैं 100 रुपए से कम की चॉकलेट ही लेता है, ऐसे रख के चला जाता है। आप बोलते हैं यार हम तो इसको चॉकलेट लेके आए, क्या बोल रहे हैं, चुपचाप रहते हैं, आप अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। आप एक दूसरे घर में फिर पहुंचते हैं, उस घर में भी आप वही चॉकलेट 30 रुपीज वाली देते हैं। वो चॉकलेट को लेके बच्चा बोलता है, ओ थैंक यू सो मच अंकल, इसकी क्या जरूरत थी अंकल, आप पहले ही बहुत अच्छे अंकल, थैंक यू सो मच अंकल, और आपको भी किसी देता है और अपने कमरे में चला जाता है। अगली बार जब आप जाओगे, किस घर में चॉकलेट लेके जाओगे? पहले वाले घर में चॉकलेट 100 रुपए की ले जाओगे ना, पहले वाले में कौन सी लेके जाओगे? चॉकलेट खरीदते टाइम पे सोचोगे भाड़ में जाने दे, कितने की ले जा भले ही, वो तो ऐसे ही करने वाला है, तू 100 रुपए खाता है ना, तू 100 की खाओ, हम तो नहीं ले जा रहे। और दूसरे वाले घर में, यार कितना प्यारा बच्चा था, इस बार ना 40 वाली ले चलते हैं, एटलीस्ट 40 वाली तो सोचोगे। जब हम उसको ग्रेटिट्यूड देते हैं, उसने हमारे ही पुराने जन्मों के कर्मों के आधार पर हमें हमारे घर में पड़ोस में कोई ऐसा बंदा दे दिया जो ठीक नहीं है, और हम उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, थैंक यू सो मच गॉड, आपने मुझे मानव योनि दी, स्वस्थ शरीर दिया, सुंदर मन दिया, बच्चे दिए, ये दिया वो दिया। और जब आप ये बोलते हैं तो वो क्या बोलता है, यार कितना प्यारा बच्चा है, चल इसको एक और एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी सबसे ऊपर होती है। सो अपनी लाइफ में कुछ ग्रेटिट्यूड ऐड करें, कुछ अच्छा बोलना शुरू करें, अच्छी चीजें प्रेडिक्ट करें। और हम किसी को भी डायमंड तो क्या 6% भी नहीं बना सकते, हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं। हम फिल्टर करने के बिजनेस में हैं। हम भीड़ में से एम्बिशियस, डिसिप्लिन्ड, डिटरमाइंड, रेडी टू चेंज लोगों को छांटते हैं। उसमें से डिस्ट्रीब्यूटर्स में से भी हम लीडर्स को छांटते हैं, लीडर्स में से हम एंटरप्रेन्योर्स को छांटते हैं। हम अपना काम करते जाएंगे, लोग हमारे मतलब के हमारे पास आते जाएंगे। अपनी अपलाइन के साथ जरूर यूनिटी बना के रखिएगा, अपलाइन के साथ गाइडेंस मेंटरशिप में रहिएगा। हो सकता है अपलाइन से कुछ छोटी मोटी गलतियां भी हो जाएं, तो वो पार्ट ऑफ द लाइफ है। किससे नहीं होती है? हमसे नहीं होती क्या? कोई हमारा अपलाइन है तो हम भी किसी के अपलाइन है। एक्स्ट्रा माइल मेंटेलिटी रखिए, कुछ बड़ा करने की कोशिश कीजिए, और तेजी से नई ज्वाइनिंग्स लाइए। बहुत सारे लोगों को इंतजार है आपके द्वारा दिखाए गए प्लान का। चाहे मैडम ब्रैच या डॉक्टर ब्रैच प्लान दिखा चुके हों और वो कहे मैंने को तो उनको प्लान, उन्होंने भी प्लान दिखाया, बोला मेरा और देख, मेरा नहीं देखा तुमने, प्लान जरूर दिखाना। और इतना फोकस कर दीजिए प्लान के ऊपर कि आंधी आ जानी चाहिए, आप में एक्साइटमेंट आ जाना चाहिए, आपका रिजोनेंस, आपका मोमेंटम इतना एक्साइटेड हो जाना चाहिए, आपका क्वांटम एनालाइजर आपकी बॉडी के अंदर जाके कहे कि यार इसके इलेक्ट्रॉन कितने हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। तो आपकी जो बॉडी के अंदर जो एनर्जी है ना, वो बाहर आनी चाहिए और वो टीम में बिखर जानी चाहिए। हम ना केवल अपने आप को स्किल्ड बनाते हैं, बल्कि हजारों लाखों लोगों के स्किल्ड बनने का माध्यम भी बनते हैं। यही वो बिजनेस है जो हमें जिंदगी में वो सब दे सकता है जहां स्पिरिचुअल, फिजियोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। ये सारी फ्रीडम इस बिजनेस से लाखों लोगों को मिली है, आप सबको मिल सकती है। आप लोग लकी हैं कि इतनी ग्रेट और ब्लेस्ड अपलाइन आपके पास हैं, जिनके द्वारा पूरा इंडिया बिजनेस कर रहा है, जिनके द्वारा बहुत सारे लोगों में, यानी ऐसे लोग दूर दूर तक बातें करते हैं जिनकी। अगर उस टीम में आप हैं तो आपको तो रॉक कर देना चाहिए, छा जाना चाहिए, जस्ट रॉक। एंड हम कर सकते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। विश ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली।